नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक डमी मुख्यमंत्री हैं। आप लोग कहेंगे कि ये क्या घिसा पिटा एक सेंटेंस मैंने उठा लिया, क्योंकि ये बात तो अब पुरानी हो गई है। लेकिन एक पूरे राज्य का मुख्यमंत्री एक डमी मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है, इस पे चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। जनता अपना मुख्यमंत्री इसलिए चुनती है कि वो जनता के काम कर सके, और अगर उस मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा परसेप्शन बनता है कि उस मुख्यमंत्री की पावर एक चपड़ासी को हटाने या लगाने की भी नहीं है, तो सवाल तो बनता है। अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रहे हैं कि मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूँ। और उसके बाद में एक और घटना हुई जो हरियाणा के अंदर अभी रायता फैला। एक हफ्ते के अंदर पुलिस के 2 अफसरों ने सुसाइड किया। उसके बाद में एक दलितों का डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलने गया, और उसका जो प्रमुख चेहरा था संदीप बाल्मीकि, वो खुद भी दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुका है। तो उसने जब बाहर आकर ये बात बताई कि हमने जब ये कहा कि जिन अफसरों के नाम वाई पूरन कुमार लिख के गए हैं अपने सुसाइड नोट के अंदर, उनको आप सस्पेंड कीजिए, तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हरियाणा के राजेश खुल्लर, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तो संदीप बाल्मीकि ने कहा कि मैंने जब मुख्यमंत्री को कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री ने अपनी लाचारी दिखाई। उन्होंने कहा कि मैं एक चपड़ासी को भी नहीं हटा सकता। हो सकता है संदीप बाल्मीकि झूठ बोल रहे हो, लेकिन कहते हैं कि जिस आदमी की लैंग्वेज से उस व्यक्ति को ना समझा जाए, उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसको समझा जा सकता है। इस सरकार की जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस सरकार का मुख्यमंत्री है या डमी मुख्यमंत्री है। इसके बारे में अभी आगे चर्चा करूंगा। पहले मैं आपको एक और बात बताता हूं। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, पैदाइशी। दिल्ली में भी 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो माइग्रेंट होकर दिल्ली में आके बसे हैं। मैं दिल्ली का मूल निवासी हूं, दिल्ली के एक गाँव का रहने वाला हूं। तो मुझे दिल्ली के अंदर कैसी सरकार है उसका पूरा अनुभव है। और मैंने ये बात नोट की कि पिछले 10 साल दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, वो सरकार एकदम अधिकारों के मामले में जीरो थी। उस सरकार के पास कोई भी पावर नहीं थी। वहाँ के मुख्यमंत्री को सच में ही किसी चपड़ासी को हटाने की पावर नहीं थी। और आज जो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है, उसके पास सारी पावर हैं। आप कहेंगे कि ये कैसी बात हुई, एक ही राज्य, एक ही तरह की सरकार। तो ये ऐसे संभव है कि जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार आ जाए तो उनमें तालमेल होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, तो 10 साल तक केंद्र की सरकार ने और दिल्ली के उपराज्यपाल ने उनकी एक नहीं चलने दी। एक बार तो हालात यहाँ तक भी आए कि दिल्ली के जो मुख्य सचिव थे अंशु प्रकाश, उन्होंने ये आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपने घर पर बुलाकर अपने विधायकों से मेरी पिटाई करवाई, और विधायकों के खिलाफ और केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। और दिल्ली पुलिस ने जाकर सीएम हाउस से सबूत भी इकट्ठे किए। तो ये दिल्ली का दुर्भाग्य कहें या क्या कहें कि दिल्ली की आबादी मेरे ख्याल से हरियाणा से भी कुछ ना कुछ आज ज़्यादा ही है। लेकिन दिल्ली का ये दुर्भाग्य है कि वहाँ जो सरकार दिल्ली की जनता चुनती है, वो सरकार अगर केंद्र में चुनी हुई पार्टी की नहीं है तो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन मैं केजरीवाल का कोई समर्थक नहीं, उसका कोई फ़ैन नहीं, उसका कोई फॉलोअर नहीं। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि अपने सीमित संसाधनों और सीमित अधिकारों के बावजूद अरविंद केजरीवाल भले ही कैसा नेता हो, लेकिन उसने दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त तीर्थ यात्रा जैसे बहुत सारे रिलीफ दिए थे। ये अलग बात है कि वो आज चुनाव हार गया। लेकिन बात उस राज्य की हो रही है, हरियाणा की, जो कि एक पूरा राज्य है। दिल्ली तो स्टेट ही नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। उस सरकार का मुखिया इतना लाचार और इतना बेबस कैसे हो सकता है कि जिसके राज्य के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ना हो,
और जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी है, वो पुलिस वाले ही अपनी बेबसी सुसाइड नोट के अंदर लिखकर आत्महत्या कर लें। कोई जातिगत प्रताड़ना का आरोप लगाए तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। और उसके बाद क्योंकि हरियाणा के अंदर आज ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक गुट बना हुआ है एक जाति विशेष का, वो लोग मुख्यमंत्री के कहने से कोई एक्शन ना लें। और सुपर चीफ मिनिस्टर हरियाणा के विदेश में थे, जब वो आए तब सारी चीज़ें स्मूथ हो गई, शॉर्ट आउट भी हो गई। लेकिन जब तक मनोहर लाल खट्टर सीन से बाहर रहे, हरियाणा का जो पूरा एक हफ्ते का परिदृश्य आप देखिए, उसमें कैसे रायता फैला। जब वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या की, अगर उस समय मुख्यमंत्री होते नायब सिंह सैनी तो, और वो टाइम पर एक्शन लेते, एसआईटी का गठन हो जाता, उन अफसरों को जिनको बाद में छुट्टी पर भेजा गया, पहले ही छुट्टी पर भेज दिया जाता, तो मामला इतना नहीं बिगड़ता। और मामले को जो जातिगत रंग देने की कोशिश दोनों समाज के कुछ एलिमेंट्स ने करी, वो भी नहीं होती। इसके लिए दोनों समाज धन्यवाद के पात्र हैं। दलित समाज और जाट समाज जो भड़काने के बावजूद भी आपस में टकराए नहीं। अब बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। हरियाणा के अंदर ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा है एक जाति के लोगों का, और उसी जाति का सुपर चीफ मिनिस्टर है। शत्रुजीत कपूर को डीजी अपॉइंट भी मनोहर लाल खट्टर ने किया था, और राजेश खुल्लर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी अपॉइंट मनोहर लाल खट्टर ने किया था। और एक और व्यक्ति है नीरज दफ्तौर, उसको अपना ओएसडी भी नियुक्त किया था। फिर जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि 2024 के चुनाव में अगर मनोहर लाल खट्टर का चेहरा लेकर हम चुनाव में गए तो हम हार जाएंगे, तो उनको चुनाव से 6 महीने पहले हटा दिया। लेकिन ब्यूरोक्रेसी एज इट इज़ वहीं पर कायम रही। उसके बाद जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो ब्यूरोक्रेसी को बदल दें, हिम्मत नहीं पड़ी या उनको हिम्मत पड़ने नहीं दी। ऊपर से हाईकमान का डंडा था या क्या था, और सुपर चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की ही चलती रही। जिस राजेश खुल्लर का जिक्र संदीप वाल्मीकि ने किया, वो 2023 में रिटायर हो गए थे, उनको एक्सटेंशन देने वाले आदमी का नाम भी मनोहर लाल खट्टर ही है। तो आज हरियाणा में कहाँ प्रशासन है? हरियाणा में आज एक मनदीप पूनिया नाम का पत्रकार है, उसका आपने वीडियो देखा होगा। उसने ये बताया कि आज हरियाणा में 80 से ज़्यादा गैंग ऑपरेट करते हैं, जो व्यापारियों को धमकी देते हैं, उनसे प्रोटेक्शन मनी वसूलते हैं। और वो व्यापारी अगर पुलिस के पास मदद मांगने जाएं तो पुलिस भी उनसे प्रोटेक्शन मनी मांगती है। इधर कुआ उधर खाई। एक सत्ता का दलाल जो कि हत्या करवाता है, राव इंद्रजीत, इससे पहले किसी ने उसका नाम भी नहीं सुना था, लेकिन अब उसका नाम चर्चा में आ गया। वो मंत्रियों की, विधायकों की, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट की दलाली करता था, और उसने एक फाइनेंसर की हत्या करवाई फाइनेंस के धंधे पर कब्जा जमाने के लिए। और जब उसको ये लगा कि मैं कानून के शिकंजे में फंसने वाला हूँ, तो कहते हैं कुछ नेताओं ने, ताकतवर लोगों ने उसको प्राइवेट जेट से दुबई में भगा दिया। तो ये तो है यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। अब आप मुझे एक बात बताएं, बहुत प्रचार किया जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ओबीसी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ओबीसी। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, और भी कई ओबीसी चेहरे हैं भाजपा में। रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा के सदस्य, रणबीर गंगवा कैबिनेट मंत्री। ओबीसी समाज को इस ओबीसी मुख्यमंत्री के बनने के बाद मिला क्या? ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 1-1.5 महीने पहले एक ओबीसी लड़की का बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसकी डेथ मिस्ट्री हुई। मैं उसको मर्डर नहीं कहूँगा क्योंकि अभी स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसकी लाश खेतों के अंदर मिली। सरकार ने फर्स्ट डे से ही ये थ्योरी दी कि इस लड़की ने सुसाइड किया है। वो बैरागी स्वामी समाज की लड़की थी, ओबीसी थी। ये जो भाजपा के ओबीसी चेहरे हैं, नायब सिंह सैनी, रामचंद्र जांगड़ा, रणबीर गंगवा
और एक छिपा हुआ चेहरा राजकुमार सैनी, क्या इन लोगों की जुबान से एक शब्द निकला? क्या कोई उसके घर पे गया, उसको दिलासा दी? क्या उसको जस्टिस मिला? उसके पिता को कोई आश्वासन मिला? मामले को येन केन प्रकारेण करके दबा दिया गया। और ये वो लोग हैं जो ओबीसी के नाम पर समाज में जाति का बंटवारा करवाते हैं। इनके आप बयान सुनो, रामचंद्र जांगड़ा के बयान सुनो। जो आदमी ये कहता है कि किसान आंदोलन में 700 लड़कियां गायब हुई हरियाणा की, एक सिंगल एफआईआर नहीं हुई। जो ये कहता है कि पहलगाम के अंदर जो लड़कियां विधवा हुई 27-28, उनके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं थी, जो ऐसे बयान देता है, उस आदमी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला उस बेटी के लिए, इसका नाम मनीषा स्वामी था। तो ओबीसी की राजनीति करने वाले नेताओं ने ओबीसी समाज के लिए किया क्या? अब महिलाओं के प्रति इस सरकार का आप रवैया देखिए। जो सरकार जिसने हरियाणा में आके एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको हर प्राइवेट सरकारी व्हीकल पे ये जुमला लिखा हुआ मिला, आपने पढ़ा, बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार, ये भी बात कही गई थी। इसी सरकार के अंदर कितने महिलाओं पे अत्याचार हुए, मनीषा स्वामी का भी मैंने जिक्र किया। इसके अलावा एक लड़की थी, महिला कोच थी पिछली सरकार में, पिछली सरकार का एक मंत्री था संदीप सिंह, उस पर उस महिला कोच ने यह आरोप लगाया कि इस मंत्री ने मेरा मोलेस्टेशन किया, मेरा यौन शोषण किया। खट्टर साहब ने उस लड़की को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन संदीप सिंह को नहीं हटाया। इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया, लेकिन वो मामला भी दबा दिया गया। इसके अलावा इनके एक राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके बेटे पर यह आरोप लगा कि उन्होंने एक आईएएस अफसर की लड़की का पीछा किया, उसको किडनैप करने की कोशिश की। इन्होंने उसको, सुभाष बराला के बेटे की बात कर रहा हूँ मैं, क्या बनाया? एडिशनल एडवोकेट जनरल। बाद में जब बेइज्जती हुई तो वो वापस ले लिया डिसीजन। तो ये इनका महिलाओं के प्रति, महिलाओं के जस्टिस के प्रति इनका ये रवैया है। कानून व्यवस्था का तो आपने देख ही लिया, किस ढंग से पुलिस वाले अपने लिए जस्टिस नहीं सुनिश्चित कर पा रहे, अपनी जान दे रहे हैं। कैसे ब्यूरोक्रेसी में जातिवाद फैला हुआ है। और इसके अलावा रोजगार के मामले में देख लो, सीईटी का एग्ज़ाम जुलाई में हुआ था, रिजल्ट अब तक नहीं आया। या तो पेपर नहीं होगा, वैकेंसी नहीं निकलेगी, निकलेगी तो एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा तो पेपर लीक हो जाएगा। यानी बेरोजगारों की फौज घूम रही है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो ये सारी बातें क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि मुख्यमंत्री काबिल नहीं है, वो डमी है। उसके डमी होने का प्रमाण ये है कि जब तक मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के अंदर नहीं आया, किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं हुआ। नायब सिंह सैनी गया एक दिन, जो अपना ये संदीप लाठर के घर खाली बैठ के आ गया, और खट्टर ने जाते ही फटाफट नौकरी की भी बात कर दी, उनको आर्थिक मदद की बात कर दी, किस अथॉरिटी से कर दी? क्या वो हरियाणा का सीएम है? कुछ लोग कहेंगे पार्टी का नेता इसलिए कर दी। वो तो पार्टी के नेता, केंद्र में मंत्री तो और भी हैं, राव इंद्रजीत भी हैं, और एक वो अपने गुजर भी हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो वो क्यों नहीं ऐसी घोषणा करते? खट्टर ही क्यों करते हैं? क्योंकि खट्टर साहब हाईकमान के प्रिय व्यक्ति हैं, तथा उनको पूरी पावर दे रखी है हरियाणा को चलाने की। और सीएम जो नायब सिंह सैनी है, वो खाली नाम के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है। हो सकता है संदीप वाल्मीकि ने झूठ कहा हो, लेकिन ये बात झूठ नहीं है, ये सरकार के आचार व्यवहार से क्लियर दिखाई देती है। तो भाइयों, यही फ़र्क होता है एक मुख्यमंत्री और एक डमी मुख्यमंत्री में। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।